एर्ब्स पाल्सी और एर्ब्स डुशेन पाल्सी पैदाइश के दौरान होने वाली एक इंजरी है। क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, उससे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक नेटवर्क है नर्व्स का, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो अपर ट्रंक है उसकी नर्व रूट C5 एंड C6 और रेयर केसेस में C7, C5 एंड C6 में जहाँ पे एर्ब्स पॉइंट है उस पॉइंट पे 6 नर्व्स आपस में नेटवर्क बना रही होती हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बेबी के हेड एंड नेक को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेसिव स्ट्रेच आ जाए या इन्फेंट जो बेबी है उसका शोल्डर पुल हो जाए या एक्सेसिव प्रेशर आ जाए ऑन द बेबीज रेज्ड आर्म एट द टाइम ऑफ बर्थ, बेबी का शोल्डर जो स्टक हो सकता है या फिर उस पर कंप्रेशन यानी कि दबाव आ सकता है या उसकी ट्विस्टिंग हो जाए या फिर उसका एक्सेसिव स्ट्रेच आ जाए या उसको पुल कर लिया जाए ज़्यादा फोर्स के साथ। इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की जो रूट्स हैं उनमें या स्ट्रेच आ जाता है या रप्चर आ जाता है या एवल्यून हो जाती है, जो कि इफेक्ट करती है एक्सिलरी नर्व को, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को, सुप्रास्कैपुलर नर्व को। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो पेशेंट की आर्म होती है वो साइड पे ऐसे लटक रही होती है हैंगिंग पोजीशन में और एडक्टेड होती है यानी चिपकी होती है साथ में, और जो आर्म होती है वो रोटेटेड होती है मीडली, फोर आर्म एक्सटेंडेड होती है और प्रोनेटेड होती है, और रिस्ट जो होती है वो फ्लेक्स्ड होती है। एर्ब्स पाल्सी की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को हम वेटर्स टिप डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। जिस तरह वेटर टिप लेता है, एक्सेप्ट करता है, जिस तरह से वो पोस्चर बना लेता है अपने हैंड का, उसी तरह सेम बेबी का पोस्चर बना होता है। टोटल पैरालिसिस भी हो सकता है और पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है। अपर लिम्ब मसल्स की जो है वो वीकनेस हो जाती है, लेटरल रोटेटर्स की वीकनेस हो जाती है, एल्बो फ्लेक्सर्स की वीकनेस हो जाती है, फोर आर्म सुपिनेटर्स की वीकनेस हो जाती है, रिस्ट के एक्सटेंसर्स की वीकनेस हो जाती है, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालस, ब्रेकियोरेडियलस, डेल्टोइड एंड पार्शियली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर्स। और अगर रूट्स अबव देयर जंक्शंस डैमेज हो जाती हैं तो रोम्बोइड्स, स्ट्रेटस इंटीरियर की वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से स्कैपुलर रिट्रैक्शन और प्रोटेक्शन नहीं हो पाती। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मदर की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी या गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, मेटर्नल ओबेसिटी थी, बेबी ब्रीच पोजीशन में था, प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, या फिर कोई असिस्टिव टेक्निक लेबर में एड के लिए अगर कोई फोर्सेप्स यूज़ किए गए हों, शोल्डर डिस्टोसिया और फीटल मैक्रोसोमिया। फिज़िकल एग्जामिनेशन, आपने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में मूवमेंट्स चेक करनी है अफेक्टेड एरिया की और नॉन अफेक्टेड एरिया की। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आपने अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड दोनों साइड्स की आपने मसल पावर चेक करनी है, सेंसेशंस चेक करनी है, मोरोज रिफ्लेक्स चेक करना है। इन्वेस्टिगेशंस में आप एक्सरे करवाएं चेस्ट का टू रूल आउट क्लेविकल और ह्यूमरल फ्रैक्चर या फिर सर्वाइकल रिब, because presence of cervical rib is a risk factor for Erb's palsy. CT scan and MRI of the shoulder to rule out shoulder dislocation, presence of pseudomeningocele and avulsion injury to affected spinal root. EMG are nerve conduction studies to rule out the presence of fibrillation potentials to indicate denervation. For outcome measurement, use active movement scale, Mallet scale, toddler arm use test and Toronto test score. Prognosis. After 2 weeks of the birth, you can start physiotherapy. Avoid physiotherapy right after birth for 2 weeks for healing of initial inflammatory injury. After 2 weeks of birth, you can start physiotherapy and chances of healing is maximum within 6 months. And the baby can heal between 6 months to 2 years. Precautions. Avoid picking child up by arm or from under armpit. एंड ड्यूरिंग साइडलाइन जो इंजर्ड लिम्ब है वो अप होनी चाहिए, और कपड़े पहनाते हुए जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर पहले क्लोथिंग करवाएं और दूसरे पे बाद में। ट्रीटमेंट फॉर अंडर 10 ईयर्स चाइल्ड्स, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी, केयर टेपिंग, इलेक्ट्रोथेरेपी, स्प्लिंट्स, ऑर्थोटिक्स, क्रॉस फ्रिक्शन मसाज, रेंज ऑफ मोशन, सेंसरी स्टिमुलेशन, पोजिशनिंग ऑफ द चाइल्ड, exercises active, passive and assistive, strengthening exercises and avoid stiffness of the joints.